चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट 7 पर्सन है, सातों पर्सन के बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने हैं और उसके हिसाब से फिर उनकी इनकम निकालनी है। रेजिडेंशियल स्टेटस ब्रेक से पहले रिवाइज करा दिया था, एक बार दोबारा फिर ले लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट भी है। कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंडियन कंपनी कभी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती, फुल स्टॉप। फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर फॉरेन कंपनी का पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन जो बन सकते हैं, कंपनी रेजिडेंट कब होती है? कंपनी दो केसेस में रेजिडेंट होती है। नंबर 1, अगर वो इंडियन कंपनी है। नंबर 2, फॉरेन कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होती है? नंबर 1, इंडियन कंपनी कभी हो ही नहीं सकती। फॉरेन कंपनी अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका आउटसाइड इंडिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बेटा, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन, इन सबके स्टेटस एक जैसे हैं, इसलिए इकट्ठे निपटाना। या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया, तो रेजिडेंट हैं। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेजिडेंट होंगे। तो ये पॉसिबल है कि इंडियन पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई नॉन रेजिडेंट हो जाए अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है 100%। और ये भी पॉसिबल है कि एक बाहर की पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, एओपी, बीओआई इंडिया में रेजिडेंट हो जाए अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जरा सा भी इंडिया में है या 100% इंडिया में है। What I am trying to telling you is place of incorporation shall have no relevance। मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूं कि इंडियन फर्म ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन फर्म ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। मैं सिखा रहा हूं चेक करो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। जरा सा भी इंडिया या 100% इंडिया तो ये रेजिडेंट होंगे, 100% आउटसाइड इंडिया तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट की बेटा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, सेकंड फेज में पढ़ाऊंगा टैक्स इंसिडेंस में। वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए किसी कोने में मिले, टैक्सेबल इंडिया में होगी। नॉन रेजिडेंट की 2 इनकम टैक्सेबल होती हैं, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या तो ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए चेक करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है एचईएफ का या 100% कंट्रोल इंडिया में है, एचईएफ रेजिडेंट होगी। एचईएफ नॉन रेजिडेंट कब होगी बेटा? व्हेन 100% कंट्रोल इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर एचईएफ रेजिडेंट हो गई तो फर्दर उसकी 2 कैटेगरी हैं, आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर। उसके लिए चेक करते हैं कर्ता को, क्या कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहा है। अगर आंसर है यस, वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो एचईएफ हो जाएगी आर एंड ओ आर। और अगर कर्ता एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहा है या कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो वो हो जाएगी बेटा आर एंड एन ओ आर। मैक्रो लेवल से अगर एचईएफ को रिवाइज करें, 3 स्टेटस हो गए, आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, एन आर। आर एंड ओ आर, अब कंप्लीट आंसर क्या होगा? पहले रेजिडेंट करो। व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड, मन मन में रिवाइज करते रहो बेटा, एंड कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। ये हो गया आर एंड ओ आर। R and N O R when control and management is wholly or partially situated in India and कर्ता satisfies one or none of the additional condition, R and NOR. NR when control and management is wholly situated outside India। थंब रूल याद रखने लायक बेटा, कर्ता पिक्चर में तब आएगा जब एचईएफ रेजिडेंट हो जाएगी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के कारण। अगर एचईएफ ही नॉन रेजिडेंट है, कर्ता को बेटा चेक भी मत करना। नेक्स्ट इसके बाद साहब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में एक चीज याद रखने लायक, अब रिवाइज भी उसी पैटर्न में करवाता हूं। नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम में चेक करना क्या 61A का केस बन रहा है। सर क्या बोलता है 61A? एक इंडियन सिटीजन टैक्स हेवन कंट्री में रहता है, कंट्री वेयर ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स बाय रीजन ऑफ हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल। इसको छोटा करके टैक्स हेवन कंट्री। इंडिविजुअल जो टैक्स हेवन कंट्री में रहता है जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है,
कंडीशन नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 टैक्स हेवन कंट्री में रहता हो। कंडीशन नंबर 3 बड़ा हो। बड़ा मतलब टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा। एक तो जब ये टोटल इनकम निकालो, इंडिया वाली सारी ले लेना, बाहर की 2 इनकम लेनी है बस, या तो बिजनेस से या प्रोफेशन से, वो भी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये 15 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो बेटा उस हिसाब से चलना, रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं करता, बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है जी, कोई एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। पर ये तब है 618 जब वो 15 लाख से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है जी, अगर 15 लाख या उससे कम है और टैक्स हेवन कंट्री में रहता है तो 618 नहीं लगेगी। 618 नहीं लगेगी तो क्या लगेगा, बाकी प्रोविजन। 618 नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी तो क्या लगेगा, बाकी प्रोविजन। सर 15 लाख से कम है इंडिया में, अगर विजिट के लिए आता है तो याद करो ना 15 लाख से कम वाला वो एक्सेप्शन में चला जाएगा 182 दिन वाली। तो टैक्स हेवन कंट्री में या तो वो 15 लाख से ज्यादा होगा या वो 15 लाख से कम होगा। ये भी तो बन सकता है ना कि 15 लाख से कम है। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 618 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अकॉर्डिंगली वैसे मूव करो, सेटिस्फाइड नहीं है तो आर एंड NOR। अब ये भी हो सकता है जी 15 लाख ही नहीं बन रहे उसके, 15 लाख से कम है, तो फिर मैंने वो पढ़ाए थे जो नॉर्मल केसेस कि 15 लाख से अगर कम है तो 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। 182 से कम है तो आपका बेटा नॉन रेजिडेंट, 182 या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट होगा। एग्जाम में सबसे पहले ये चेक करना 61A। इसके बाद फिर आप पूछना बेटा इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स अब्रॉड, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, टोटल इनकम या तो 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा। रिवाइज कराओ, अप टू 15 लाख। अगर 0 से 181 दिन आया है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट। 182 दिन या उससे ज्यादा हो गए तो वो रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। और अगर 15 लाख से ज्यादा वाला एसएससी है तो 3 केस बनते हैं। 0 दिन से 119 दिन के लिए इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट, 120 दिन या उससे ज्यादा 181 दिन तक इंडिया में है एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन है तो बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक भी मत करना। और अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो सीधा क्या होता है बेटा, वो नॉन रेजिडेंट होता है। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए है बेटा तो इस केस में क्या हो जाएगा साहब, नॉर्मल कंडीशन रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। फिर इसके बाद एग्जाम में देखना, अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो 182 दिन वाली कंडीशन क्या होगी बच्चे, चेक होगी। 182 दिन है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। फिर इसके बाद चेक करना बेटा, इंडियन सिटीजन शिपिंग कंपनी में काम करता है एज ए क्रू मेंबर। यहाँ 2 चीजें याद रखने लायक हैं। अगर वो इंटरनेशनल जर्नी में है तो पॉइंट नंबर 1, जिस दिन जाने का CDC साइन किया, जिस दिन वापस आने का CDC साइन किया, ये पूरी ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 2, इसके 182 दिन देखने हैं। अगर इंडिया में 182 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 डेज या उससे ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, वो रेजिडेंट होगा। हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो इसी में से पूछ लेगा आपसे। और इसके अलावा जो बच गए वो नॉर्मल केस है। कोई भी एक बेसिक कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन तो R एंड OR। कोई एक बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कोई एक या कोई भी नहीं, R एंड NOR। और जो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए क्या हो जाएगा बेटा, वो NR। समरी में मैंने अलग अलग एंगल से समरी बना रखी है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, R एंड NOR कब कब होते हैं, इंडिविजुअल R एंड NOR कब कब होता है, 3 केस में। नंबर 1 618 इंडियन सिटीजन, टैक्स हेवन कंट्री, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दूसरा, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स अब्रॉड, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, 120 दिन या उससे ज्यादा, 181 दिन तक करंट ईयर में एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, R एंड NOR। इसके अलावा नॉर्मल केस था बेटा, जो सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। 2 छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, क्या इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो सकता है, यस। अगर वो कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो सकता है। क्या एक फॉरेन सिटीजन रेजिडेंट हो सकता है, यस, अगर वो बेसिक कंडीशन क्या कर जाए बेटा, सेटिस्फाइड कर जाए।
Crux of the matter, citizenship is not the criteria under Income Tax Act. What the criteria is? बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन. तो पॉसिबल है कि इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो जाए, पॉसिबल है फॉरेन सिटीजन इंडिया में क्या हो जाए बेटा, रेजिडेंट हो जाए. ये हो गए थे सातों पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस. उसके बाद पढ़ना था बेटा टैक्स इंसिडेंट्स, किस किस की इनकम टैक्सेबल होती है. ये 6 पढ़ाए थे क्लास में बेटा मैंने आपको, ABCDEF. अब रिवाइज कर रहे हैं तो क्रक्स फॉर्म में. पहले तो 6 देख लो क्या क्या था. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, B इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, C इनकम एक्रू और अराइज. एक्रू और अराइज का मतलब अर्न, कमाना. इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया. D इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. E इंपॉर्टेंट था बेटा, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. और F था बेटा एनी इनकम अदर देन E, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया अदर देन E, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा वो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा बच्चे, F बचेगा. 6 चीजें पढ़ी थी. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. और बेटा इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया अदर देन E. ये ना भी याद हो, अब मैं क्रक्स फॉर्म में बताता हूं कि एग्जाम में क्या करना है. अगर R एंड OR है, चल जा भाई, साहब कहाँ गए, बुला के लाइयो भाई. इतने मैं वैसे ही समझा दूंगा. या तो R एंड OR होगा, या R एंड NOR होगा, या NR होगा. अगर एग्जाम में आता है R एंड OR, आंखें बंद कर लेना, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है. इंडिया में कमाई बाहर मिली, इंडिया में कमाई इंडिया में मिली, बाहर कमाई इंडिया में मिली, बाहर कमाई बाहर मिली. इतना सारा अलग अलग बोलो, सीधा क्रक्स बोल दो, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल. बेटा ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया मेरे ख्याल, चेक कर, फोकस रखो. अगर R एंड OR है, लॉ में लिखा हुआ है ABCDEF, सब कुछ टैक्सेबल है. A से लेके F तक सब कुछ टैक्सेबल है, और सब कुछ आ गया. मंगल ग्रह पे कमाई, चांद पे इनकम मिली, इंडिया में टैक्स लग जाएगा अगर R एंड OR है. आप क्रक्स फॉर्म में याद रखो, अगर R एंड OR है, ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. हिंदी में वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए, किसी कोने में मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. याद हुआ R एंड OR. इंडिया में कमाई बाहर मिली, टैक्सेबल. इंडिया में कमाई इंडिया में मिली, R एंड OR की बात कर रहा हूं, टैक्सेबल. बाहर कमाई इंडिया में मिली, टैक्सेबल. बाहर कमाई बाहर मिली, टैक्सेबल. एक लाइन इतनी अलग अलग बोले हैं, क्रक्स में क्या आ जाएगा, ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल वेयर एवर अर्न वेयर एवर रिसीव. मेकिंग सेंस? ठीक है बेटा, थैंक यू. यहां तक समझ में आ गया. NR पे आओ, नॉन रेजिडेंट. लॉ में लिखा हुआ है 4 इनकम टैक्सेबल. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. इसको छोटा करके बोल दो, या तो इंडिया में कमाई या इंडिया में मिली. कमाई में डीम टू बी कमाई आ जाएगी, रिसीव में डीम टू बी रिसीव आ जाएगा. ठीक है ना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस 2 इनकम. नॉन रेजिडेंट की 2 इनकम टैक्सेबल होती हैं. कौन कौन सी? इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया. इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया. गॉट इट? अब कौन सा बच गया? R एंड NOR. इसको मैं लिखवा देता हूं और लेमैन की लैंग्वेज से, वैसे तो समरी है. R एंड OR, R एंड NOR, NR. बोलना भाई, इसको बोलो R एंड OR. ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया वेयर एवर अर्न. वर्ल्ड के किसी कोने में कमाई हो, वेयर एवर रिसीव. सब में टैक्सेबल करते रहना जी, टैक्सेबल 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 टैक्सेबल. इसमें बोलो बेटा, करेक्ट फॉर्म में बोलो, ओनली 2 इनकम, इधर एक्रू और अराइज भी छोड़ना यार, अर्न करी या रिसीव्ड इन इंडिया.
ठीक, इसकी 3 इनकम टैक्सेबल होती हैं। पहली अर्न इन इंडिया, दूसरी रिसीव्ड इन इंडिया, तीसरी आउटसाइड इंडिया बिजनेस प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। शिव एंड एसोसिएट मेरी पार्टनरशिप फर्म बेटा अपनी सीए की, हमारी दुबई में फर्म है एक्टा कंसल्टिंग के नाम से। दुबई में भी डायरेक्ट टैक्स आ रहा है बड़े बड़ों के ऊपर, तो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 3 पार्टनर हमने वहाँ पर भी फर्म खोल दी, टोटल 13 है हम। अब वो दुबई वाली पार्टनरशिप फर्म, पहले तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, किताबों से बाहर निकलो, इनसे किताबी ज्ञान से। हमारी शिव एंड एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म दुबई में खोल दी एक्टा कंसल्टिंग के नाम से। बिल्कुल एक्चुअल एग्जांपल ले रहा हूँ, खाने के पात्र काल्पनिक नहीं है। तो पहले तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, क्या होगा? क्यों? कंट्रोल और मैनेजमेंट होली, सारे पार्टनर इंडिया के हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन इंडिया, वो क्या हो गया? रेजिडेंट। वो क्या हो गया? रेजिडेंट इधर आ जाएगा। फर्म है ना, फर्म में तो ओआर होता ही नहीं, रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट बोलते क्या हो जाएगा? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। जो दुबई में भी कमा रहे हैं, इंडिया में क्या लगेगा? उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सर दुबई में क्या होगा? वहाँ कुछ भी हो, ऑल्दो फाइनल में पढ़ोगे जब आ जाओगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक इनकम जब 2 कंट्री में टैक्स होती है तो रिलीफ मिलती है, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी फिलहाल इंडिया के एंगल से आओ, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब मैं समझाना ये चाह रहा था, अगर मान लो स्टेटस हो जाता है आर एंड NOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। HEF कनाडा में क्या चल रही है बेटा? किसी सिख की HEF चल रही है, स्टेटस हो गया R एंड NOR। कब होगा वो? कब होगा वो? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जरा सा भी इंडिया में हो गया एंड करता सेटिस्फाइज आपका 1 और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। तो उस HEF की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? उस HEF की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? कनाडा की HEF है, इंडिया में क्या हो गई? R एंड NOR। जो इंडिया से कमाया वो तो टैक्सेबल है ही, जो इंडिया में मिला वो भी टैक्सेबल है। अगर कनाडा में कोई बिजनेस प्रोफेशन चल रहा है, कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये फर्क है R एंड NOR में और NR में। NR में केवल ये 2 इनकम टैक्सेबल होती हैं, R एंड NOR में ये 3 इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा बेटा, R एंड OR अगर एग्जाम में आ जाए, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर देना, वेयर एवर अर्न वेयर एवर रिसीव। नंबर 2, अगर आपका बेटा R एंड NOR आ जाए, 3 इनकम, या तो इंडिया में कमाई या इंडिया में मिली, आउटसाइड इंडिया कमाई बिजनेस एंड प्रोफेशन से विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और नॉन रेजिडेंट केवल 2 पे टैक्स देगा, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। और 2 चीजें याद रखना जहां बच्चा फंस सकता है, एक तो रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम रिसीव, रेमिटेंसेस इज नॉट फर्स्ट टाइम रिसीव। यूएसए में इनकम कमाई, यूएसए में मिली, बाद में इंडिया में रिपेट्रिएट करी। यूएसए में कमाई, यूएसए में मिली, बाद में इंडिया में मैंने क्या कर दी? रिपेट्रिएट कर दी। तो इंडिया में आई है पर रिसीव नहीं हुई है, रिपेट्रिएट हुई है। रिसीव का मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव कहां पर हुई है? तो ये कमाई भी यूएसए में है, मिली भी यूएसए में है, बाद में रिपेट्रिएट होती रहे। रिसीव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम रिसीव। कमाई यूएसए में, मिली यूएसए में, बाद में रिपेट्रिएट हो गई। तो ये क्या है? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया। देख के बताना कौन फंसेगा? केवल R एंड OR। ठीक, एक ये चीज। एक दूसरा पॉइंट जिसमें नालायक फंस जाते हैं बार बार, पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता नालायकों को। पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम repatriated into India in current year। सुनने पे ध्यान दो, पीछे के सालों की कोई इनकम थी जिसपे पहले टैक्स नहीं लग पाया, अब उसको करंट ईयर में हम क्या कर रहे हैं? रिपेट्रिएट कर रहे हैं। तो लो है, कुछ भी नहीं होगा इसका, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। तीनों के हैंड में कुछ नहीं होगा। ये टैक्स फ्री है, ये
पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम रिपेट्रिएटेड इनटू इंडिया इन करंट ईयर टैक्स फ्री, तीनों के हैंड में कुछ नहीं होगा। सर लॉजिक क्या है वो समझा देता हूं, एक बार रट लिया। पहला, रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम रिसीव, रेमिटेंसेज मत देखना, ठीक है। दूसरा, पास्ट ईयर की कोई इनकम थी जिसपे टैक्स नहीं लगा, अब वो करंट ईयर में रिपेट्रिएट हो रही है, कुछ नहीं करना, शैल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्यों नहीं करना, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। मान लो प्रीवियस ईयर 23-24, पिछला साल, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है नॉन रेजिडेंट, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है नॉन रेजिडेंट, इनकम अर्न इन यूएसए एंड रिसीव इन यूएसए 1 लाख रुपए। तेजी से आंसर दो बेटा। पिछले साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट था, आपने यूएसए में एक इनकम कमाई, मिली भी यूएसए में, तो मुझे ये बताओ क्या पिछले साल इसके ऊपर टैक्स लगा होगा? क्यों नहीं? कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, नॉन रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता, तो मैं बोल सकता हूं ये पिछले साल नॉन टैक्सेबल थी। लॉजिक यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि पिछले साल स्टेटस नॉन रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट की बाहर वाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब हुआ क्या, आपने 24-25 में ये इनकम इंडिया में लेके आ गए, रिपेट्रिएटेड इनटू इंडिया 24-25 में। आपके सिलेबस में क्या है? 24-25। अब इसका 24-25 में क्या हो? कुछ नहीं। बच्चे को लगता है पिछले साल टैक्स नहीं लगा, निपटा दो इस साल। इस साल क्या करते हैं? टैक्सेबल करते हैं। आप छोटा सा एक थंब रूल याद कर लो यार, ये इनकम 24-25 की है ही नहीं। जब 24-25 की नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं इसका 24-25 में। जिस साल की इनकम है उस साल के लॉ के हिसाब से एडजस्ट होती है। जिस साल की इनकम है उस साल के लॉ के हिसाब से एडजस्ट होती है। आगे आने वाले सालों में इसका कुछ नहीं होगा। तो दिमाग में उल्टा चल रहा होता है, पिछले साल टैक्स नहीं लगा, इस साल टैक्स लगा देते हैं, कुछ नहीं होगा। करंट ईयर में ये टैक्स फ्री है, क्योंकि जिस साल की इनकम है उस साल के लॉ के हिसाब से एडजस्ट हो गई। ये आया समझ में? मैं इस साल R&OR हूं। अब आप कह रहे हैं जी इस साल टैक्सेबल हो जानी चाहिए थी। पिछले साल मैं नॉन रेजिडेंट था, इस साल मैं R&OR हूं, तो भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल जिस साल की इनकम थी उसी साल के लॉ से एडजस्ट होती है। आगे के सालों में कुछ भी होता रहे, ठीक है। आप ऐसे समझो इसको। आज मेरे यहां रेड पड़ी 10 नवंबर 2025, आज वैभव जनाल क्लासेस पे यहीं पे रेड पड़ गई। इनकम पकड़ में आई 20-21 की, इनकम पकड़ में आई 21-22 की, 22-23 की, 24-25, सारे सालों की इनकम पकड़ में आ गई। तो इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स रेट किस साल के होंगे? 20-21 की इनकम रेड में पकड़ में आ गई, 25-26 में टैक्स तो लगेगा। टैक्स रेट किस साल के होंगे? 20-21 के, क्योंकि इनकम उस साल की है। 21-22 की इनकम पकड़ में आ गई, टैक्स रेट किस साल के होंगे? 21-22 के। 22-23 की इनकम पकड़ में आ रही है बेटा आज 25-26 में, टैक्स रेट किसके होंगे बेटा? 22-23 के होंगे। जिस साल की इनकम है उस साल के प्रोविजन होते हैं। अब भी नहीं आया समझ में? आज मैंने मर्डर करा, ऐसे समझ तू, CPC CRPC समझाता हूँ तेरे को, इंडियन पिनल कोड। आज मैंने मर्डर करा, आज मर्डर करने की जो सजा है वो मैक्सिमम जो है आपके साहब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। 10 नवंबर 2025 को CRPC में लिखा हुआ है मर्डर कर दिया तो आपकी सजा क्या होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। मैंने आज निपटा दिया मर्डर, कल को 11 तारीख को लॉ अमेंड हो गया, CRPC अमेंड कर दिया, इंडियन पिनल कोड अमेंड कर दिया, उन्होंने बोला लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। अब मेरा केस चला 10 साल तक। अब 10 साल के बाद जब मुझे सजा होगी तो क्या मुझे डेथ सेंटेंस हो सकती है? नहीं। जब क्राइम करा था उस टाइम का लॉ देखा जाता है। अब आ गया होगा समझ में भाई, नहीं रट लेना। एक लाइन है, पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम, करंट ईयर में उसका
कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस साल का लॉ है उस लॉ के हिसाब से क्या हो चुका है, वो एडजस्ट हो चुका है। क्लियर? तो ये निपट गया सारा टैक्स इंसिडेंट्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके कराए थे, वो देखते रहना। अब इसमें एक चीज बची हुई है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, 2 लेक्चर लगे थे इसमें, 10 मिनट फोकस रखना। अब इसको रिवाइज कराता हूं। सेक्शन 9 ये किसके एंगल से लिखी हुई थी बेटा? पूरी सेक्शन नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 9, इसमें पॉइंट भी 9 ही थे। वो नो इनकम अगर नॉन रेजिडेंट ने कमाई, वर्ल्ड के किसी भी कोने में कमाई, क्या मानी जाएगी? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्या फर्क पड़ेगा? टैक्सेबल इन इंडिया। सेक्शन 9 तरीका ये था बेटा, इसमें पॉइंट भी नो है। वो नो इनकम नॉन रेजिडेंट को कहीं मर्जी हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ऊपर ध्यान दो, सबसे पहला कौन सा था? नॉन रेजिडेंट बिजनेस कनेक्शन। ऐसे क्यों देख रहे हो यार, पढ़ा रखा है मैंने भाई। नॉन रेजिडेंट बिजनेस कनेक्शन, इसका तो चैप्टर ही बना रखा था मैंने बुक में अलग से। अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण नॉन रेजिडेंट को कोई इनकम होती है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती रहे, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इन इंडिया। लॉ ने एग्जाम्पल दिए बिजनेस कनेक्शन के। नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई ब्रांच है, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई एजेंट है, कोई लाइसेंस ऑफिस है, कोई उसकी फैक्ट्री है, कोई आउटलेट है, कोई माइनिंग राइट है, उसके कारण बेटा उसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर टैक्सेबल उतनी ही होगी जितनी उस बिजनेस कनेक्शन के कारण है। मैं एक यूएसए के पर्सन हूं बेटा, इंडिया में मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, मेरी टोटल इनकम 5,000 करोड़ है, इंडिया के बिजनेस कनेक्शन के कारण मेरी 200 करोड़ है, तो पूरा 5,000 करोड़ टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। वो बिजनेस कनेक्शन के कारण जो इनकम है कितनी? 200 करोड़। ओनली सो मच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर लॉ ने एक्सप्लेनेशन डाली, 5 केसेस में नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, मतलब नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। 5 रट लेना। नंबर 1, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई लाइसेंस ऑफिस खोला है जिसका काम प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज देना है, और वो सर्विसेज आरबीआई से उसने अप्रूव करवा रखी है, तो इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। दोबारा बोलो, इंडिया में नॉन रेजिडेंट ने क्या खोला है? कोई लाइसेंस ऑफिस, उसका काम क्या है? प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज देना, और आरबीआई से वो एक्टिविटी क्या करवा रखी है? अप्रूव करवा रखी है, तो ये माना जाएगा इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, टेस्ला, वो बेटा बिना ड्राइवर की गाड़ी इंडिया में लॉन्च करना चाह रहा है, वो चेक करना चाह रहा है इंडिया में कामयाब भी होगी नहीं होगी, कहीं गड्ढे हैं, कहीं गायें बैठी हैं, कहीं कुछ है, कहीं बेटा रोंग साइड से आदमी चलता आ रहा है। वो टेस्ला इंडिया में कामयाब हो या ना हो, उसने इंडिया में क्या खोल दिया? एक लाइसेंस ऑफिस खोल दिया। उसका काम केवल सर्वे करना है कि इंडिया के रोड कैसे हैं, यहाँ पर क्या ड्राइविंग सेंस है, वो गाड़ी यहाँ पर कामयाब होगी या नहीं होगी। आरबीआई से वो एक्टिविटी क्या करवा ली बेटा? हमने अप्रूव करवा ली। और कुछ नहीं कर रहा टेस्ला, बस उसने लाइसेंस ऑफिस खोला है, सर्वे कर रहा है कि इंडिया में कामयाब होगा या नहीं होगा। अगर ये एक्टिविटी आरबीआई अप्रूव है, ये माना जाएगा टेस्ला का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, अगर नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट किया है जिसका काम है यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना, गुड्स परचेज करना, और आउटसाइड इंडिया क्या कर देना? एक्सपोर्ट कर देना। मैं यूएसए की पार्टी बेटा, इंडिया में मैंने आपको एजेंट बना दिया कि यहाँ से कॉटन फैब्रिक परचेज करो और आउटसाइड इंडिया मुझे एक्सपोर्ट कर दो। इंडिया का कॉटन वर्ल्ड क्लास कॉटन माना जाता है, आपको मैंने इंडिया में अपना एजेंट बना दिया कि मेरे लिए रॉ मटेरियल खरीदो और आउटसाइड इंडिया मुझे एक्सपोर्ट कर दो, तो लॉ ने इसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना। ये क्यों छोड़ दिया था? क्या लॉजिक दिया था बेटा? एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं साहब? प्रमोट हो रहे हैं, तो लॉ ने छोड़ दिया। अगर एजेंट अपॉइंट किया है जिसका काम है रॉ मटेरियल परचेज करना और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करना, तो इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। नंबर 3, अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके सिनेमाटोग्राफी फिल्म की शूटिंग करता है तो उसका इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है, नॉन रेजिडेंट को बेटा प्रमोट कर रहे हैं, आप आइए इंडियन लोकेशन पे मूवी बनाइए, टॉम क्रूज उनको प्रमोट करा, आप आइए मिशन इम्पॉसिबल अपनी इंडिया में बनाइए, मुंबई में शूटिंग हुई थी उसकी लास्ट की बेटा, देन इन दैट केस इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इन्हें क्यों छोड़ा?
टूरिज्म ड्रेस्टिकली क्या होता है बेटा, प्रमोट होता है। मूवी रिलीज होगी पूरे वर्ल्ड में, क्या होगी बेटा, वो मूवी चलेगी। टूरिज्म उससे क्या होते हैं, ड्रेस्टिकली इंक्रीज होते हैं। 3 हो गए। चौथा, एक बेटा फॉरेन न्यूज़ चैनल जो इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, व्यूज़ कलेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं आउटसाइड इंडिया। इंडिया में भी वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन वर्ल्ड कप बेटा, बाहर के चैनल इंडिया में आए, न्यूज़ कलेक्ट करी, व्यूज़ कलेक्ट करे, ट्रांसमिट कर दिया आउटसाइड इंडिया। इंडिया से इनका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। उन्होंने हमारी मीडिया को छोड़ रखा है, हमारी मीडिया बाहर जाती है, वो टैक्स नहीं लगाते, हमने वाइसे वर्सा कर दिया बेटा, उनकी मीडिया इंडिया में आएगी, न्यूज़ कलेक्ट करो, व्यूज़ कलेक्ट करो, हम इंडिया से किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। 5वां और लास्ट था बेटा, एक फॉरेन कंपनी जो डायमंड माइनिंग के बेटा बिजनेस में इन्वॉल्व है इंडिया में, वो अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड की एग्जीबिशन लगाती है स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन में, उससे जो भी उसको इनकम होगी इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ये 5 केसेस में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। 5 रिवाइज कराओ। नंबर 1, इंडिया में लाइजन ऑफिस खोला है नॉन रेजिडेंट ने, प्रीपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज होंगी, आरबीआई से अप्रूव होंगी। नंबर 2, इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया है, काम है रॉ मटेरियल परचेज करके आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करना। नंबर 3, नॉन रेजिडेंट इंडिया में सिनेमाटोग्राफी फिल्म की क्या करेगा बेटा, शूटिंग करेगा। नंबर 4 आपका बेटा नॉन रेजिडेंट, 4 क्या था, न्यूज़, नॉन रेजिडेंट न्यूज़ चैनल है, यहाँ से न्यूज़ एंड व्यूज़ कलेक्ट करेगा, ट्रांसमिट कर देगा आउटसाइड इंडिया। और 5वां, फॉरेन कंपनी जो डायमंड माइनिंग के बिजनेस में है, इंडिया में अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड की एग्जीबिशन करेगा, उससे जो भी इनकम होगी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन डली थी, अगर नॉन रेजिडेंट 3 टाइप के एजेंट अपॉइंट करेगा तो उसका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। नंबर 1, कंक्लूडिंग एजेंट। इंडिया में मैंने आपको अपना एजेंट बनाया जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करेगा, तो ये माना जाएगा कि इंडिया से मेरा बिजनेस कनेक्शन है। एजेंट अपॉइंट किया है जो मेरे बिहाफ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मानो इंडिया से मेरा क्या है, बिजनेस कनेक्शन। नंबर 2, अगर आप मेरे बिहाफ पे ऑर्डर प्रोक्योर करते हैं, ऑर्डर प्रोक्योरिंग एजेंट, इंडिया में मैंने आपको बेटा अपना एजेंट बनाया, आप मेरे बिहाफ पे क्या करो साहब, ऑर्डर प्रोक्योर करो, तो मेरा माना जाएगा इंडिया से क्या है साहब, बिजनेस कनेक्शन। उस कनेक्शन के कारण जो इनकम होगी शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। नंबर 3, स्टॉकिस्ट। इंडिया में अगर आप मेरे स्टॉक मेंटेन करते हैं तो माना जाएगा बेटा मेरा इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। 3 टाइप के एजेंट हो गए। नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हैं। नंबर 2, जो प्रिंसिपल के लिए ऑर्डर प्रोक्योर करते हैं। नंबर 3, जो प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट के लिए स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो ये माना जाएगा इंडिया से मेरा बिजनेस कनेक्शन है, उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और लास्ट एक्सप्लेनेशन डली थी बेटा, अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पर उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो माना जाएगा उसका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। अलीबाबा, अमेजॉन, जो ये बाहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बेटा, इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो इंडिया में उनका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। क्या था फिजिकल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्या था बेटा, अगर उनकी इनकम कितने करोड़ से ज़्यादा थी, 2 करोड़ से ज़्यादा, और एक्टिव यूज़र बेटा 3 लाख या उससे ज़्यादा, तो ये माना जाएगा कि उनका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। ये पढ़ा नहीं था क्या आपने? शक्ल ऐसी लग रही है कि पहली बार सुन रहे हो। सेक्शन 9 थी भाई, दिखा दूं कहीं आपको लगे, देख के थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। आया याद? कुछ नहीं याद आया, चलो सेक्शन 9, टोटल 9 पॉइंट एक बार तेजी से दोबारा बेटा, क्योंकि लास्ट है फिर तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें नॉन रेजिडेंट के बिहाफ से सेक्शन लिखी थी, अगर इनकम सेक्शन 9 में कवर हो गई तो ये माना जाएगा आपने इंडिया से कमाई है, अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट था बेटा नॉन रेजिडेंट बिजनेस कनेक्शन, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। उल्टा याद कर लेना, 5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ये 5 याद कर लो। 5 कौन कौन से थे बेटा?
नंबर 1, लाइजन ऑफिस, प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की सर्विस, आरबीआई अप्रूव। नंबर 2, एजेंट अपॉइंट किया, रॉ मटेरियल परचेज कर आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दे। नंबर 3, न्यूज़ चैनल है बेटा, जो न्यूज़ कलेक्ट करता है आउटसाइड इंडिया ट्रांसमिट कर देता है। नंबर 4 आपका बेटा नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में आता है सिनेमाटोग्राफी फिल्म मूवी की शूटिंग करने। नंबर 5, फॉरेन कंपनी डायमंड माइनिंग का बिजनेस है, वो डायमंड की क्या कर रहा है इंडिया में एग्जीबिशन करता है। इन 5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, उसके अलावा हर केस में नॉन रेजिडेंट का अगर बिजनेस कनेक्शन है, कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एजेंट है, स्टॉकिस्ट है बेटा, या उसके बिहाफ पे ऑर्डर लेता है, ये सब क्या माने जाएंगे, बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 9 का, अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई एसेट है, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती रहे, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। एग्जाम्पल जो क्लास में दिया था वही ले लेता हूँ बेटा। एक नॉन रेजिडेंट की इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बंगलो है, वो बंगलो उसने किराए पे दे दिया किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को। ऋषि सुनक साहब का दिल्ली में लुटियान जोन्स में बंगलो है, किराए पे देने वाला नॉन रेजिडेंट, किराए पे लेने वाला नॉन रेजिडेंट, किराया भी सेटल हुआ आउटसाइड इंडिया, पर वो इनकम इंडिया में क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी, एज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 2, असेट प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती रहे, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पॉइंट नंबर 3, असेट से इनकम है, पॉइंट नंबर 2, असेट को बेचने से इनकम है, पॉइंट नंबर 3, कैपिटल गेन। असेट से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, पॉइंट नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी ही बेच दी। पॉइंट नंबर 3, दोनों में कॉमन क्या है, अगर प्रॉपर्टी असेट इंडिया में है, उसको बेचने से कोई भी इनकम होगी, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इंडियन कंपनी के शेयर किसी नॉन रेजिडेंट के पास है, उसने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच दिए, खरीदने वाला नॉन रेजिडेंट, बेचने वाला नॉन रेजिडेंट, पर जो चीज़ खरीदी और बेची गई है वो इंडियन कंपनी के शेयर हैं, असेट इंडिया की है, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया की है, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। टोटल 9 पॉइंट है, 3-3 करके याद करो। पहला, बिजनेस कनेक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट। दूसरा, असेट प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, उससे कोई भी इनकम हो, ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। नंबर 3, असेट प्रॉपर्टी को बेचने से कोई इनकम है, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। चौथा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का डिविडेंड वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी को भी मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। रिलायंस के शेयर किसी नॉन रेजिडेंट ने खरीद रखे हैं, उसको उसके ऊपर डिविडेंड इनकम मिलती है, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सेक्शन 9, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। चौथा हो गया डिविडेंड इनकम बेटा। पांचवा, सैलरी इनकम। अगर सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म करी है, सैलरी वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया। इसका जो एग्जांपल दिया था वही बेटा, मैं इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, इंडियन नेवी का एम्प्लॉय, मैंने लाइफ टाइम इंडियन नेवी के लिए काम किया, रिटायरमेंट ली और परमानेंट सेटल हो गया यूएसए। एयरफोर्स वाले, नेवी वाले जर्नली क्या रहते हैं बेटा, ये आउटसाइड इंडिया सेटल होते हैं। इन्होंने सर्विसेज किसके लिए रेंडर करी है, इंडिया के लिए सर्विसेज रेंडर करी है। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगी, पेंशन, वो हमेशा और हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगी। क्यों, सर्विसेज कहाँ परफॉर्म करी है, इन इंडिया। तो अगर सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म करी है, सैलरी इनकम वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिलती रहे, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। इसकी एक्सेप्शन है पॉइंट नंबर 6, सैलरी हेड में पढ़ा होगा बेटा आपने। अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया इंडियन एम्बेसी में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है इंडिया से, सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है आउटसाइड इंडिया, बट इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो जितनी भी एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया चल रही है बेटा, उसमें इंडियन सिटीजन सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, सैलरी कहाँ से मिलती है, इंडिया से, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। पर एक सेक्शन है, सेक्शन 10 क्लॉज 7, उनको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, जितनी भी परक्यूजिट मिलती हैं, सारी एग्जम्प्ट है। हाँ कर दो, याद तुम्हें कुछ नहीं आ रहा नलायक को। एम्बेसीज को जितने भी मिलती है बेटा सैलरी इनकम या आपकी जो भी अलाउंसेज और परक्यूजिट, सेक्शन 10 क्लॉज 7 सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। 6 हो गए, छोटा छोटा बोलना दोबारा के दोबारा। 6
नंबर 1 नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन 5 को छोड़ के। नंबर 2 बेटा कोई एसेट प्रॉपर्टी इंडिया में है उससे इनकम। नंबर 3 एसेट प्रॉपर्टी को बेचने से इनकम। नंबर 4 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। नंबर 5 सैलरी इनकम इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया। नंबर 6 एम्बेसडर बेटा जो आउटसाइड इंडिया सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, सैलरी इंडिया से मिलती है, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हाउएवर सेक्शन 10 क्लॉज 7 सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं, सारी परक्विजिट एग्जाम्प्ट होती है। 7वां 8वां 9वां ये कट कॉपी पेस्ट थे। 7वें में इंटरेस्ट इनकम थी, 8वें में रॉयल्टी इनकम थी, 9वें में फी फॉर टेक्निकल सर्विस था। जल्दी से पिक करते हैं। 7th नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट को लोन दिया, उसके बदले क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम। लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला गवर्नमेंट बेटा। लोन आपका, उसके बदले इंटरेस्ट इनकम। सच इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। गवर्नमेंट लोन कहाँ यूज कर रही है कुछ चेक मत करना। इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। याद हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला रेजिडेंट। क्या सिखाया था? चेक करो वो लोन यूज कहां पर करता है, इंडिया में यूज कर रहा है या आउटसाइड इंडिया यूज करता है। आउटसाइड इंडिया यूज करता है नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिया में यूज करता है ऑलवेज टैक्सेबल। चाहे बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करे, चाहे अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करे, ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल। दोबारा बोलो। नॉन रेजिडेंट नंबर 1 किसको लोन दिया? गवर्नमेंट को, उसके बदले क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। दूसरे पॉइंट में लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लेने वाला रेजिडेंट। लोन कहां पर यूज हुआ? इंडिया या आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिया चाहे बिजनेस प्रोफेशन में हो चाहे अदर हो, ऑलवेज टैक्सेबल। तीसरा लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट इनकम होती है। चेक करें लोन कहां पर यूज हुआ, फोकस रखना। आउटसाइड इंडिया यूज हुआ, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होगा, ओनली देन इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। एनी अदर केस नथिंग शैल बी टैक्सेबल। रेजिडेंट के केस में क्या था? चाहे बिजनेस हो चाहे अदर देन बिजनेस हो, ऑलवेज टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट के केस में क्या है बेटा? जब वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करेगा, ओनली देन इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट की जगह रॉयल्टी बोल दो, पॉइंट नंबर 8। इंटरेस्ट की जगह फी फॉर टेक्निकल सर्विस बोल दो, पॉइंट नंबर 9। करवाना रिवाइज जरा आप, 7 8 9 तीनों इकट्ठे रिवाइज कराओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट नॉन रेजिडेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को बेटा या तो लोन दे रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है, या कोई आईपीआर दे रहा है, उसके बदले क्या हो रहा है? इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। आंसर ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। गवर्नमेंट कहीं मर्जी यूज कर रही हो। सेकेंड पॉइंट नॉन रेजिडेंट किसी रेजिडेंट को या तो लोन दे रहा है, या बेटा कोई टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है, टेक्नोलॉजी, या कोई आईपीआर ट्रांसफर कर रहा है, उसके बदले क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। चेक करें वो यूज कहां कर रहा है रेजिडेंट, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिया में चाहे बिजनेस एंड प्रोफेशन हो चाहे अदरवाइज हो, ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। तीसरा और लास्ट नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को या तो लोन दे रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है, या कोई आईपीआर दे रहा है, उसके बदले क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम या रॉयल्टी इनकम या फी फॉर टेक्निकल सर्विस इनकम। क्या हो जाएगा बेटा? इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहा होगा। इंडिया में यूज कर रहा है और बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहा है, ओनली देन सच इनकम शैल बी टैक्सेबल। एनी अदर केस नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अब वाइंड अप हुआ है बेटा इन टोटलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स। टैक्स इंसिडेंट्स में 2 चीज पढ़ने लायक, एक तो ये सेक्शन 9 कर लेना ढंग से, ठीक है, और दूसरा मैंने वो क्रक्स बता दिया। R&OR ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, पास्ट ईयर वाली छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। R&NOR 3 इनकम टैक्सेबल, अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पास्ट ईयर की इनकम का कुछ मत करना, इग्नोर करना। नॉन रेजिडेंट केवल 2 इनकम टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया या आपका बेटा अर्न इन इंडिया। पास्ट ईयर इनकम का कुछ मत करना। जब भी मैं बोलूं रिसीव, इट मीन्स डीम टू बी रिसीव। जब भी मैं बोलूं एक्रू और अराइज, इट इंक्लूड डीम टू एक्रू और अराइज। पढ़ने लायक डीम टू एक्रू और अराइज था, ये डिटेल में ले लिया।
बेसिक वाइंड अप हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस वाइंड अप हो गया। सैलरी ले लूं? जैसे कहो, शुरू कर दूं? एक तो बेटा ये जो नोट्स जिसको चाहिए ये सॉफ्ट कॉपी, एक नंबर दे रहा हूं, नोट कर लो आप लोग भी भाई, क्योंकि अभी ग्रुप नहीं बना। 8587880828 88 है भाई। 8587880828। केवल व्हाट्सएप करना, फोन मत कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप कुछ नहीं है ना, लाइक इस पे मैसेज भेज देना, प्लीज प्लीज जरूर लिखना, सेंड मी द सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिवीजन नोट्स। कैसे बनेगा? अरे ये तो यहाँ के लिए जो ऑनलाइन बैठे हैं। कह रहे देखा जाएगा नालायक। भाई तू इस पे मैसेज भेज के अपना तो नोट्स लेना, खत्म कर स्यापा। ठीक है भाई, फेस टू फेस तो है ही नहीं बेटा, बैठे तो ऑनलाइन है मेजर। फेस टू फेस लिटरली मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इतने सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई, नंबर नोट कर लिया, इस पे मैसेज छोड़ देना, अभी छोड़ना चाहो अभी छोड़ देना, नोट्स आपके पास आ जाएंगे।